नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन से विद्यार्थियों की पढ़ाई में काफ़ी बाधा आई है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं, जिससे आपकी पढ़ाई में बाधा न हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ ही लाइक और शेयर करना भी न भूलें। ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार जो भूगोल शब्द है, या हम अंग्रेजी में कहें जो ज्योग्राफी शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस प्रकार हुई। तो भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है भाई? हिंदी रूपांतरण। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भूगोल शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या भाई? हिंदी रूपांतरण है। ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के जी प्लस ग्रोफो, क्या है भाई? जी प्लस ग्रोफो शब्दों को मिलाकर बना है। तो जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रोफो का अर्थ होता है वर्णन करना। तो दोनों को संयुक्त मिला के ज्योग्राफी कहते हैं, और ज्योग्राफी का संयुक्त अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। अगर हम ज्योग्राफी शब्द की बात करें कि ज्योग्राफी शब्द आखिरकार किसने दिया और किसने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो इसके लिए हम सर्वप्रथम कहते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज को ही ज्योग्राफी या भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति की बात करते हैं कि आखिरकार भारत की स्थिति क्या है। तो विश्व में या पृथ्वी में भारत की स्थिति को हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहली है विश्व में स्थिति और दूसरी है महाद्वीप में स्थिति। तो हम बात करते हैं विश्व में स्थिति और महाद्वीप में स्थिति। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व में स्थिति। तो विश्व में स्थिति के हिसाब से हम दो रूपों में देखते हैं, अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति। तो अक्षांश और देशांतर की स्थिति देखने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ये अपना ग्लोब है और जो बिल्कुल मध्य में है ये भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। तो इसके समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की गुणात्मक दूरी का नाम है। क्या है भाई? गुणात्मक दूरी का नाम है। या फिर हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर, ये अपना ग्लोब हो गया, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर ये अपनी पृथ्वी हो गई, और पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं भाई? समांतर। ये अपना ग्लोब हो गया, भूमध्य रेखा हो गई। अब ये समान दूरी पे खींची गई हैं। क्या खींची गई हैं? समान दूरी पर। तो ये कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। क्या है? समांतर। और इन्हें अंग्रेजी में पैरेलल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेलल। पैरेलल कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। कहाँ खींची जाती हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त होती हैं। क्या होती हैं? वृत्त। इस प्रकार से अगर हम ध्रुव से बात करें तो ये पृथ्वी का ध्रुव है, और अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से होती हैं।
वृत्त होती हैं। तो इन वृत्तों में जो सबसे बड़ा वृत्त होता है, जैसे पृथ्वी है, ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, ये ऊपर जाएंगे तो इसका आकार छोटा होता जाएगा और नीचे आकार बढ़ेगा भूमध्य रेखा तक, और भूमध्य रेखा से फिर नीचे चलेंगे तो आकार छोटा होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा वृत्त है। अक्षांश रेखाओं में हम वृत्त की बात करें कि सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त होती हैं, तो जो सबसे बड़ा वृत्त है वो भूमध्य रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखा वृत्त होती हैं और केवल भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त होती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मात्र बिंदु अक्षांश रेखा होते हैं, यानी कि ये ग्लोब हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक। कहाँ तक? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। तो जो ये 90 डिग्री लास्ट है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये क्या है भाई? बिंदु मात्र है सिर्फ। क्या है? बिंदु मात्र। यानी कि ये कोई वृत्त नहीं है बड़ा, लास्ट में जाकर क्या बन जाता है? सिर्फ एक बिंदु, बिंदु मात्र है। आगे चलते हैं। ये अपना एक ग्लोब है और ग्लोब पर कुछ अक्षांश रेखाएं दिखाई गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा है, क्या है भाई? भूमध्य रेखा, ये बिल्कुल मध्य में है और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है? 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये तो हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये हो गया अपना दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जैसे भूमध्य रेखा से हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पर, किस पर? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, या इसे हम जून संक्रांति भी कहते हैं। अब जून संक्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि जून के महीने में 21 जून के दिन जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जून संक्रांति भी कहते हैं। कर्क रेखा से जैसे और ऊपर की तरफ चलते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है, जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। और बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, कहाँ पर? उत्तर में। तो ये अपना बिंदु मात्र है, क्या है? 90 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार अब हम भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा की तरफ तो वही 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा आती है, इसे हम मकर रेखा भी कहते हैं और मकर रेखा के साथ इसे दिसंबर संक्रांति भी कहते हैं। दिसंबर संक्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि 22 दिसंबर के दिन सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा के जस्ट ऊपर होता है और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। मकर रेखा से जस्ट नीचे की तरफ चलते हैं हम, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। और जो बिल्कुल लास्ट में होता है 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वही बिंदु मात्र है। क्या है? बिंदु मात्र है। अब हम बात करते हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश। मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। ये दूसरा आ गया 1 डिग्री अक्षांश। क्या आ गया? 1 डिग्री अक्षांश। तो जो बीच की दूरी होती है, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वह 111 किलोमीटर है। क्या है? 111 किलोमीटर। और इनके मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। यानी कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन।
और हम बात करें कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। कितनी होती हैं? 181। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान उत्तर व दक्षिण में 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। हमने अभी बात की कि हम लास्ट बिंदु पहुंच जाएंगे उत्तरी बिंदु पर और दक्षिणी ध्रुव पर, तो वहाँ जो बिंदु नुमा अक्षांश रेखा मिलती है वो 90 डिग्री है और एक बिंदु रूप में है। क्या है? बिंदु रूप में। तो वो अधिकतम मान हो गया कि अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान कितना होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन। सभी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है। हमारी सुविधा के लिए सारी ग्लोब पर खींची गई हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। जो अपनी एक है वह भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश। तो टोटल इनको मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर हम बात करें कि हम अगर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों को छोड़कर, यानी कि दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु दोनों को छोड़कर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो ये होंगी अपनी 179। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है 1 डिग्री के अंतराल पर। जैसा कि हमने अभी बताया, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये 1 डिग्री, दो दूसरी, तीसरी ये अक्षांश रेखाएं होगी। तो ये जो बीच का अंतर होता है 0 और 1, तो ये हो गया अपना 1 डिग्री का अंतराल, और इस अंतराल में दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति का पता किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है, यानी कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं आखिरकार खींची क्यों गई? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं इसलिए खींची गई कि जिससे हमें यह पता चल सके कि कौन सी जगह किस स्थान पर स्थित है। तो इसकी हमें पूर्ण जानकारी अक्षांश रेखाओं से प्राप्त होती है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोब पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा है हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये अपना ग्लोब हो गया और ये बिल्कुल मध्य में भूमध्य रेखा हो गई। इसे ही हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे ही इक्वेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे ही विषुवत रेखा बोलते हैं और इसे ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब हम बात करें, विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, ये भूमध्य रेखा हो गई बिल्कुल बीच में, तो 2 बराबर भागों में ये ऊपर का हिस्सा हो गया और ये नीचे का हिस्सा हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। भूमध्य रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त है, यानी कि हमने कहा कि ये समांतर दूरी पे है। कैसा है? समांतर दूरी पर है। अक्षांश रेखाएं सभी समांतर दूरी पर हैं, पर जो बिल्कुल मध्य में भाग है वो क्या है? सबसे बड़ा। तो ये वृत्त है। और वृत्त में अगर बात करें कि अक्षांश रेखा वृत्त में सबसे बड़ा अक्षांश रेखा वृत्त कौन सा है, तो वह है भूमध्य रेखा वृत्त, जिसकी कुल लंबाई 40,069 किलोमीटर है। कितनी है? 40,069 किलोमीटर है। दूसरी रेखा की बात करते हैं तो वो है अपनी कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा, जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के बाद आती है। कहाँ आती है? भूमध्य रेखा। और इसकी बात करें तो ये किस गोलार्ध में पड़ती है? तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। कितने अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। किस में है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और इसी रेखा को हम जून संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जून संक्रांति।
हमने थोड़ी चर्चा की थी कि आखिरकार जून संक्रांति क्यों कहते हैं, तो वापस चर्चा करते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, तो एकदम ऊपर होता है, इसलिए इसे जून संक्रांति भी कहा जाता है। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। यानी अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो हम बात करेंगे 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। अगली रेखा की बात करते हैं। अगली रेखा है मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा सॉरी, जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा भी कहते हैं, या फिर हम इसे दिसंबर रेखा भी बोलते हैं। ये भाई अपनी पृथ्वी हो गई या ग्लोब हो गया, ये अपना भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा के जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध हो गया और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो हम दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाते हैं। क्या जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश रेखा है, उसे ही हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और इसे ही हम दिसंबर संक्रांति बोलते हैं। अब दिसंबर संक्रांति क्यों बोलते हैं? 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। कहाँ होता है? कर्क रेखा के मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। कहाँ होता है? मकर रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है, इसलिए इसे दिसंबर संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। या हम बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो हम बात करेंगे 22 दिसंबर को। इसके अलावा अगली हमारी रेखा है आर्कटिक रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और जो 66.5 डिग्री पड़ती है उत्तरी अक्षांश में, इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं या आर्कटिक रेखा बोलते हैं। इसी हिसाब से हम भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा में जाते हैं, 23.5 डिग्री मकर रेखा, और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त है या अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं को मापने के लिए जैसे हम देखते हैं 1971 ईस्वी में अक्षांश की सही माप के लिए, किसके लिए? अक्षांश की सही माप के लिए श्री निरंकार सिंह ने, किसने? श्री निरंकार सिंह ने भूघूर्णन मापी नामक यंत्र का आविष्कार किया। किसका किया? भूघूर्णन मापी नामक यंत्र का आविष्कार किया। या हम बात करें कि वह कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया, तो डायकेयरसूज ने। किसने? डायकेयरसूज ने सर्वप्रथम अक्षांश रेखाओं का प्रयोग मानचित्र पर किया। किस पे किया? मानचित्र पर। किसने? डायकेयरसूज ने। ये तो हो गई अपनी अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या हो गया? किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए हम अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाएं। क्या देखते हैं? देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये अपना ग्लोब हो गया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इस प्रकार से मिलाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। अथवा पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। 2 अक्षांशों की कोणीय दूरी को, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये अंटार्कटिक रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये आर्कटिक रेखा हो गई। ये अपने देशांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से।
तो जो ये कोण बना, क्या बना, कोण, इसे हम क्या कहते हैं, कोणात्मक। क्या कहते हैं, कोणीय या कोणात्मक दूरी को देशांतर कहा जाता है। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम कोणात्मक दूरी कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। ये हमने खींची देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर हो गया। तो ये हमने यूँ खींची, तो हम देख रहे हैं कि जो ध्रुव से ध्रुवों की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ हम बीच में देखते हैं, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की चौड़ाई अधिक पाई जा रही है, यानी कि दूरी अधिक पाई जा रही है, और वहीं ध्रुवों पर इसकी दूरी क्या होती जाती है, कम। यानी कि ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। या हम कह सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। सभी देशांतर रेखाएं, यह रेखाएं उत्तर व दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। किस पे मिलती हैं, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। यानी कि हम उत्तरी अक्षांश में देखें तो यहाँ भी एक बिंदु पर मिल रही हैं, और दक्षिण अक्षांश में देखें तो यहाँ भी एक बिंदु पर मिलती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, यानी कि ध्रुव है और यहाँ से भूमध्य रेखा की ओर जब बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। क्या हो रही है भाई, देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जा रही है। कहाँ पर, भूमध्य रेखाओं पर। या हम बात करें कि हम कहें कि देशांतर रेखाओं में सर्वाधिक दूरी कहाँ पर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। यहाँ देखते हैं, ये अपना ग्लोब है, और ग्लोब पर हमने देशांतर रेखाएं दर्शा रखी हैं। जैसा कि हमने कहा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब उत्तरी बिंदु पर हम देखते हैं गैप कम है, दक्षिणी बिंदु पर देखते हैं गैप कम है, यानी कि दूरी कम है, और वहीं हम भूमध्य रेखा पर देखते हैं तो इनके बीच की दूरी अधिक पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, GMT रेखा, ग्रीनविच रेखा, विश्व की मानक समय रेखा, इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की मानक समय रेखा, समय रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को। वहीं हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये वाली लाइन है जो आपको दिखाई दे रही होगी, इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे कहते हैं, जैसे कि जो अपना पूर्वी भाग है और ये अपना पश्चिमी भाग है, यानी हम कह सकते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, ये अपनी 0 डिग्री देशांतर है। तो ये वाला भाग तो हो गया पूर्वी देशांतर, और ये वाला भाग हो गया पश्चिमी देशांतर। तो जब कोई व्यक्ति इस दिशा से, पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, मान लो आज यहाँ 1 तारीख है, ठीक है, तो यहाँ 1 तारीख आज हो गई अपने यहाँ जुलाई, 1 जुलाई। जब यह व्यक्ति इस रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जाएगा और इस तरफ पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा 30 जून में। क्या हो जाएगा भाई, 30 जून में, यानी कि इधर हो जाएगी 30 जून, ये पश्चिमी गोलार्ध में 30 जून, और इधर पूर्वी गोलार्ध में 1 जुलाई, यानी कि एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम बात करें कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी। अगर हम बात करें एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी, तो हम बिंदुओं पर या ध्रुवों की बात करें तो वहाँ दूरी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी
111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी पाई जाती है और वह दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अगर हम बात करें कुल देशांतर रेखाएं, तो कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री अक्षांश रेखा को, किसको? 180 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यानी कि देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि ग्रीनविच शहर है जो लंदन में स्थित है, ग्रीनविच के मध्य से गुजरती है और यहीं पर ग्रीनविच वेधशाला है। क्या है? ग्रीनविच वेधशाला के मध्य से गुजरती है। यहीं से विश्व का मानक समय लिया गया है। लंदन में स्थित है ये ग्रीनविच शहर और यहीं से विश्व का मानक समय लिया गया है। तो विश्व का मानक समय किससे लिया गया है? 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीनविच, लंदन से। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर से लिया गया है। अब हम बात करें कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। जैसे कि ये अपना ग्लोब हो गया, तो ये जो बीच की दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? गोरे। और जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध। क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध। कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360। अब बात करें हम दो देशांतरों के मध्य का अंतराल कितना होता है, यानी कि दो देशांतरों के मध्य का अंतराल कितना होता है। जो ये अंतराल है ये 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जब हम जाते हैं तो हमें 4 मिनट का समय लगता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसे कब घोषित किया गया? 1984 में। यानी कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब बनाया गया? 1984 ईस्वी में। विश्व में समय की गणना देशांतर रेखाओं द्वारा ही की जाती है। यानी कि अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो सभी प्रत्येक देश में अपने अपने देश के लिए हर एक देश ने एक देशांतर रेखा को मानक समय माना है और वहीं से उस देश में समय दिया जाता है जो उस देश में पूरे देश में लागू होता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत की जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो वहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है और वो मानक समय संपूर्ण भारत में लागू किया जाता है। यानी कि जो हम घड़ी में समय देखते हैं वो इलाहाबाद, नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद, नैनी से। और उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं? अपने समय को प्राप्त करते हैं। यानी कि देशांतर रेखाओं का महत्व क्या हो गया? देशांतर रेखाओं का महत्व हो गया कि देशांतर रेखाएं समय की गणना करने के काम आती हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और भारत की स्थिति अब किस प्रकार है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कि भारत अक्षांश देशांतर रेखा हमारे समझ आ गई कि अक्षांश रेखाएं ये होती हैं, देशांतर रेखाएं ये होती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, लेटी हुई रेखाएं होती हैं
और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं। तो अब भारत की स्थिति किस प्रकार की है, यानी कि इन रेखाओं में भारत की स्थिति किस प्रकार की है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, कल मिलेंगे।